नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात होने वाली है यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में किसका अभिषेक होगा। यूपी में 2022 की जंग दिलचस्प होती जा रही है। पूरब, अवध और बुंदेलखंड के बाद आज पहली बार अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में हुंकार भरेंगे और सबसे बड़ी बात, जाटलैंड में उनके साथ मंच पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद होंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन के लिए लंबी चर्चा चली, जिसके बाद पहली बार पश्चिमी यूपी में दोनों दल एक साथ एक मंच पर आज नजर आएंगे। तो क्या अखिलेश जयंत के बीच गठबंधन पर बात बन गई है? क्या सीटों पर दोनों दलों के बीच सहमति बन चुकी है? इन सब सवालों का जवाब तो सामने नहीं आया है, लेकिन एक मंच पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की फोटो सामने आ चुकी हैं और ये फोटो गवाही दे रही हैं कि गठबंधन पर बात बन चुकी है। दरअसल अखिलेश यादव जयंत चौधरी की आरएलडी के जरिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी से नाराज किसानों को साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आरएलडी की पश्चिमी यूपी के 13 जिलों में अच्छी पकड़ है और किसान उनके साथ माने जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश का दांव चुनाव में क्या रंग लाएगा, देखना दिलचस्प होगा। पश्चिम में अखिलेश दहाड़ भर रहे हैं तो पूरब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को एक और विकास की बड़ी सौगात दे रहे हैं। 30 साल से बंद पड़े खाद कारखाने और एम्स की सौगात देकर गोरखपुर में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे तो प्रियंका गांधी भी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लखनऊ में बैठकों पर बैठकें करे जा रही हैं और यूपी की सियासी जंग किस ओर जा रही है। अखिलेश का छोटे दलों के साथ गठबंधन लीड ले रहा है या योगी का विकास मॉडल, या प्रियंका जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल हो रही हैं। लेकिन सबसे अहम जोड़ीदार अखिलेश जयंत क्या 2022 में बना पाएंगे? सरकार पर रहेगी हमारी नजर। क्या वो 2022 में अपनी सरकार गठबंधन वाली बना पाएंगे? इसी पर नजर रहेगी और इसी पर करेंगे खुलकर चर्चा बड़े पैनल और हमारे सहयोगी राजीव रंजन के साथ। देखिए, खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक तिवारी गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, और साथ ही आरएलडी प्रवक्ता संदीप चौधरी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। राजीव, आप मेरठ की जमीन पर खड़े हैं। यहां पर आज जयंत चौधरी नजर आएंगे, अखिलेश यादव नजर आएंगे, लेकिन मैं पश्चिमी यूपी को लेकर एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूं और पूरा गणित समझना चाहती हूं। क्या इस बार हालात बदलेंगे? क्या इस बार किसान और मुसलमान बीजेपी के साथ आएंगे या फिर इस बार कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? आदरणीय बड़े भाई अतुल प्रधान जी, हमारे चौधरी यशवीर सिंह जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। देखिए विपनेश, सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो 2022 में होने ही वाला है, शुरुआत में ही तो अंतिम महीने जो 2021 का है उसमें उत्तर प्रदेश की सियासत और चुनाव की दृष्टि से आज का दिन सबसे बड़ा है। वजह इसकी ये है कि पूरब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के घर, गृह जनपद कह लीजिए, गढ़ कह लीजिए, गोरखपुर जा रहे हैं। और पश्चिम में जहां मैं खड़ा हूं, मेरठ, अगर पश्चिम की इसे राजधानी कही जाए पश्चिमी यूपी की तो गलत नहीं होगा, वहां पर मैं हूं जहां पर आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक मंच पर आने वाले हैं। ट्विटर के जरिए उन्होंने फोटो तो शेयर किया है, लेकिन इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान आज होने जा रहा है और ये जो रैली होने जा रही है ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है दोनों पार्टियों ने। आप देखिए, एक बड़ी रैली अब से 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पर होगी, लेकिन उनके समर्थकों का जमावड़ा अभी से होने लगा है। दूसरी बात यह है कि ये रैली पहले तो आरएलडी की थी, राष्ट्रीय लोकदल की थी, लेकिन बाद में इसे गठबंधन की रैली बना लिया गया। दोनों पार्टियों के नेता बहुत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, 3 दिनों से मेरठ में डेरा डाले हुए हैं कि इसे किसी भी तरह, इस शक्ति प्रदर्शन को किसी भी तरह बहुत ही ताकत के तौर पर दिखाए जाने की जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने यहाँ पूरी ताकत लगाई है। ये पहली रैली, इसका नाम परिवर्तन संदेश रैली दिया गया है। 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से दोनों नेता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ आएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल जो आपने पूछा है, जाट वोट
उत्तर प्रदेश में कुल मिला के तकरीबन 2% के बराबर है, लेकिन वो पूरी जनसंख्या के बराबर। लेकिन 25 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बहुत निर्णायक हैं और पीछे के कई दशकों तक ये अजीत सिंह के साथ ये एकदम से चिपके पड़े थे। लेकिन मुजफ्फरनगर के घटना के बाद 2013 के बाद बहुत तेजी से जाट वोटों का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ और पिछले 3 चुनाव 2014, 17, 19 में बहुतायत की संख्या में बहुत लोग ये मानते हैं कि 80 से 90% जाट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए। लेकिन पिछले 1 साल में जो किसान आंदोलन हुआ है कृषि कानूनों के खिलाफ, उस कानूनों का विरोध करने के लिए पश्चिमी यूपी के जो जाट किसान थे वो सबसे अग्रणी पंक्ति में थे, सबसे आगे थे। राकेश टिकैत जो नेता है वो भी जाट समुदाय से आते हैं। तो इस समुदाय ने कृषि कानूनों का बहुत विरोध किया और विरोध करते करते किसी हद तक वो बीजेपी के विरोध तक चले गए। शुरू तो कानूनों के विरोध से हुआ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के विरोध तक चला गया। खास बात यह भी है कि 2014 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासत में पैर रखने, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर सियासत में पैर रखने से पहले जो जाट चौधरी अजीत सिंह के साथ था और उसने भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट, जाट कभी से परंपरागत वोटर बीजेपी का नहीं था, वो सबसे मजबूती के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ खड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि आरएलडी और अखिलेश यादव का गठबंधन ये कोई बहुत करिश्माई बात है और ये पहली बार हो रहा है। ये नेचुरल अलायंस इनका पहले से है। इन दोनों के पिताजी भी आपस में गठबंधन करके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये गठबंधन पीछे के चुनाव में भी था और गठबंधन होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने 2019 के अपने कोटे की 2 सीटें आरएलडी को दी थी। बाप बेटे दोनों चुनाव हार गए और जाट बेल्ट से ही हारे, जहां जाटलैंड बागपत को कहा जाता है, जाटों की राजधानी कहा जाता है, वहां के जाटों ने भी इन्हें हराया और मुजफ्फरनगर के जाटों ने भी इन्हें हराया। तो ये पहली बार गठबंधन नहीं हो रहा है। फर्क सिर्फ एक है कि किसानों के आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी का रुख क्या रहेगा और वो जाट जो कृषि कानूनों से बहुत नाराज हो गए थे वो वापस लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितने आएंगे। 1%, 10%, 100%, मैं बार बार कहता हूँ 1%, 10%, 100%, 75% जाट वोटों का नुकसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को उस किसान आंदोलन की वजह से होगा। कितना मिनिमम होगा ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आगे आने वाली रणनीति से पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उस किसान आंदोलन की नाराजगी को भुनाने के लिए ये गठबंधन पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। और एक चीज और हुई है कि किसान आंदोलन के बाद जो जाट और मुस्लिम वोटों में जो एक खाई पैदा हो गई थी, अगर ये दोनों मिल जाए तो एक बहुत ताकतवर कॉम्बिनेशन बनता है। ये खाई कितनी पटी है ये भी इस चुनाव में पता चल जाएगा जाट और मुस्लिम वोटों की, क्योंकि उस खाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राजनीति में मिला था। दूसरी बात, आज की इस रैली में 36 जातियां, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप किसी से पूछेंगे उनके मुंह पे रहता है 36 जातियां, 36 जातियां। तो ये पूरी कोशिश की गई है कि 36 जातियों के जो प्रधान टाइप होते हैं, सरपंच टाइप होते हैं, ये लोग आज आएंगे और अखिलेश और जयंत को पगड़ी पहनाएंगे। ये जो मंच है इस पर अखिलेश और जयंत होंगे और वहां पर उनको 36 जातियों के नेता ये दिखाने के लिए कि बहुत सामाजिक सद्भाव है, सारी जातियां इनके साथ है। 36 जातियों के लोग उन दोनों को पगड़ी पहनाएंगे और वो छोटा मंच बना है जहां समाजवादी पार्टी और रालोद के अलग अलग नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई। एक बात और मैं बता दूं, ये शक्ति प्रदर्शन है, तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं विपनेश, कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो लाल टोपी पहन के आए और आरएलडी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो हरी टोपी पहन के आ जाएं। अभी ये दोनों तो कम दिख रहे थे, मुझे ओम प्रकाश राजभर की पीली टोपी वाले अभी पहले पहुंच चुके हैं। तो ये पीली टोपी, लाल टोपी, सफेद टोपी के हिसाब से शक्ति का प्रदर्शन आपस में भी होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, राजीव रंजन मेरठ की जमीन पर खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ नजर आएंगे। कोई बड़ा ऐलान हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर। साथ में आज जो लाल और हरा रंग है उसका तालमेल भी देखने को मिलेगा, तड़का लगाएगा पीला रंग, जो राजीव रंजन बता रहे हैं, और वो ज्यादा दिखाई भी दे रहा है। सबसे पहले राजीव, मैं आती हूं आपके पास और गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज
आज पूरब में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और पश्चिम में हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। हमारी नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। तो मैं अशोक तिवारी आपके पास आ रही हूं जल्दी से। आज कुछ ऐसा करने जा रहे हैं गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे उत्तर प्रदेश पर ना सिर्फ पूर्वांचल में पूरे उत्तर प्रदेश पर असर डालेगा। देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन रंग में एक रंग और जोड़ देता हूं मैं कि लाल, हरी और पीली के अलावा गोरखपुर में भगवा रंग बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। आज आपको यहां की पहले तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले जो गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट का लोकार्पण होना है उसको लेकर जबरदस्त तैयारियां गोरखपुर में देखने को मिल रही है। जगह जगह पर जो सिक्योरिटी है उस लिहाज से ये गेट आपको सामने नजर आ रहा होगा। हर आने जाने वाले व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है, प्रशासनिक अमला है, वो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। जगह जगह पर जो सिक्योरिटी है उसके जवानों को आप देख पाएंगे। दूसरी एक तस्वीर आपको अपनी बाईं तरफ दिखाता हूं कि ये रास्ता जो सीधे सभा स्थल की तरफ जाता है, वहां पर भी आप देखिए कि तमाम तरह के सांस्कृतिक आयोजन भी गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर प्लांट जहां पर लोकार्पण किया जाना है वहां पर देखने को मिल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए जो एक बड़ी आप कह सकते हैं कि जो क्राउड मैनेजमेंट है, भीड़ जुटाने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से यहां पर की जा रही है, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। लोगों के आने जाने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। तो सबसे खास बात यह है विपनेश की गोरखपुर में भले ही इस बड़ी जनसभा का, इस बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया हो, लेकिन गोरखपुर की इस धरती से सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को एक बड़ा तोहफा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दिया जाना है। और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के तमाम सारे नेता, पूर्वांचल से आने वाले तमाम सारे नेता जो हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप देखिए कि ये जो तमाम सारे नेता हैं उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पब्लिक जो है उसका यहां पर मूवमेंट शुरू हो चुका है। दोपहर तकरीबन 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इसमें एक खास बात यह भी है कि जो गठबंधन है जिसको एनडीए कहा जाता है, उसके नेताओं का भी जमावड़ा इस मंच पर आज देखने को मिलेगा। अनुप्रिया पटेल की यहां पर मौजूदगी होगी, संजय निषाद जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं उनकी मौजूदगी इस दल पे होगी। तो बीजेपी की तरफ से पूर्वांचल में खासतौर पर अपनी ताकत के साथ साथ उनका जो गठबंधन है उसको भी दिखाने की पूरी कोशिश आज गोरखपुर की इस धरती पर की जाएगी। सभी को इंतजार इस बात का है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात जो पूर्वांचल को देने वाले हैं उसके बाद जो अपना संबोधन करेंगे उसमें क्या कुछ एक राजनीतिक संदेश प्रधानमंत्री गोरखपुर की इस धरती से देने वाले हैं। क्योंकि 2016 में जब प्रधानमंत्री यहां पर आए थे तो उन्होंने जिन योजनाओं का आज लोकार्पण होने जा रहा है उसका जिक्र किया था और ये कहा था कि वो दोबारा यहां पर आएंगे और इन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो एम्स का लोकार्पण आज होगा, जो आप कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर प्लांट है उसका लोकार्पण होगा। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों में भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी गोरखपुर से की जाएगी। पूर्वांचल को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एम्स और खाद फैक्ट्री पर सबकी नजर है। आप बने रहें मेरे साथ, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मैं शुरुआत बीजेपी से ही करना चाह रही हूं और आपके पास आ रही हूं सर समीर जी। क्या लग रहा है 2017 में मैंने देखा था कि नोएडा से लेके मैं सहारनपुर तक की बात करूं तो क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था 2017 में, लेकिन इस बार डेंट पड़ेगा बड़ा, क्योंकि एक तरफ किसान है, जाट वोट आपसे नाराज है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी है। देखिए विपनेश जी, उत्तर प्रदेश जाति से बाहर निकल चुका है। अभी मैं राजीव जी को सुन रहा था, चाहे लाल टोपी लगा लें, हरी टोपी लगा लें, पीली टोपी लगा लें, लेकिन जाली वाली टोपी जो छुपाने का प्रयास हो रहा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जानता है। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास करेगी। हम विकास के साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज फर्टिलाइजर का तोहफा हम सबको देने वाले हैं, एम्स का तोहफा देने वाले हैं जिसका उद्घाटन करने वाले, और आईसीएमआर 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले। आईसीएमआर का टेस्ट सेंटर जो पुणे के बाद सबसे बड़ा टेस्ट सेंटर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनाया जा रहा है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं, वो तो ठीक है। मैंने पश्चिमी यूपी को लेकर सवाल पूछा कि जिन जाट किसानों ने झोली भर भर के वोट आपको दिया था 2017 में, 2022 में वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। कैसे बनाएंगे, क्या कीजिएगा आप? नहीं देखिए विपनेश जी, मैं कह सकता हूँ उससे अच्छी स्थिति है। आप देखिए रामालाल शुगर मिल की क्षमता 500 करोड़ रुपया देके कौन बढ़ाया? योगी आदित्यनाथ। गन्ना बकाया मूल्यों का भुगतान किसने किया? हमने किया।
फसलों की खरीद किसने थी? योगी सरकार ने की। खाद और बीज, पानी, बिजली सरकार ने उपलब्ध कराई। अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ 2 जिले को बिजली मिलती थी, 2 जिले का विकास था। और आप ध्यान करिए, राजीव जी ने अभी कहा है कि पिता और पुत्र दोनों समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद भी हार गए थे। निरंतर चिंता की शिकन तो नजर आ रही है, उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहे हैं इस बार। मैं आ रही हूं आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजीज खान, आ रही हूं, समीर जी आ रही हूं, धैर्य रखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजीज खान, मेरा सीधा सवाल है, इस बार ऐसा क्या आपको लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्या नया है? जोड़ी तो पहले भी आपने बनाई थी, लेकिन देखिए क्या हुआ, और अब ऐसा क्या नया लग रहा है? रही वो किसान बिल की बात, वो की सरकार वापस ले चुकी है, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो ऐसा क्या नया एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, जिससे आप बीजेपी को रोक पाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए विपनेश जी, अभी समीर सिंह साहब कह रहे थे टोपी, ये टोपी से किस कदर घबरा गए हैं इसको आप अंदाजा लगाएं। इनको शायद पता नहीं है कि ये लाल, पीली और हरी टोपी जो है, ये मिला करके समाजवादी पार्टी एक गुलदस्ता तैयार, जाली वाली कहां, और वो गुलदस्ता, उस गुलदस्ते की जो खुशबू है, अरे सुनिए मेरी बात, बीच में मत बोलिए, उस गुलदस्ते की जो खुशबू है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बिखेरी जा रही है, बिखेरने का प्रयास है। और जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, जिसको बीजेपी ने 4.5 साल धोखा दिया है, उसको न्याय दिलाने के लिए इस टोपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एक गुलदस्ता तैयार हो और ऐसे लोगों को सत्ता की चाबी दिलाई जाए जिसका हक मारा गया है। 4.5 साल में इनका हक मारा गया। आज दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए इस गुलदस्ते को सजाया गया। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं अलायंस की बात कर रहा था, राजीव जी कर रहे थे। देखिए नेचुरल अलायंस है, पहले भी अलायंस हुआ है, और इस बात को आप जानिए कि हमारा उनका जो गठजोड़ है वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि समान विचारधारा है। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, देखिए विपनेश जी, अभी पूर्वांचल में क्या स्थिति पैदा हुई, जो जनसैलाब उमड़ा, जिस तरीके से एक रात रथ चला और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके चेहरे पे बाल आ गया। आपने बुंदेलखंड में देखा क्या स्थिति पैदा हुई। इनकी 19 की 19 सीटें थी, लेकिन वहां का आदमी बहुत अपने आप को महसूस कर रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ। आप समझिए कि वो एक जनसैलाब उमड़ गया पूरे बुंदेलखंड में। जो हमारी रैलियां हुई, जो प्रोग्राम हुआ हरदोई में, मऊ में, अंबेडकर नगर में, आज बीजेपी के पास बताने के लायक कुछ भी नहीं है। वो घबराई हुई है, वो टोपियों को गिल रही है। मैं एक बात आपको मैं वही तो पूछा मैंने कि गठबंधन पहले भी हुआ, 14, 17, 19 में असर नहीं कर पाया, तो 2022 में ऐसा क्या होने जा रहा है? मैं वही जानना चाह रही हूं आपसे। जी जी विपनेश जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। आज देखिए, जब चुनाव 1 महीना बचा है तो शिलान्यास का दौर है। बताइए, वो एम्स की बात हो रही है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। इस एम्स की जमीन किसने दी? इसका लेआउट किसने तैयार किया? डीपीआर किसने बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने। और आज भी एक एम्स का जो नार्म होता है वो 42 फर्टिलाइजर का भी श्रेय ले लो ना। सुनिए भाई, हल्ला मत करिए साहब, फर्टिलाइजर और विश्वनाथ पार्टी दोनों का भी श्रेय ले लो। भाई विपनेश जी, अरे कुछ किया नहीं। रुक जाइए समीर जी, वो आपके बारे में नहीं बोले थे। सुन लीजिए समीर जी, मैं आती हूँ, धैर्य रखिए थोड़ा सा। घबरा रहे बोलने से समीर जी 1 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, मैं जब आऊंगी तब जवाब दीजिएगा। भाई समीर सिंह भाई, मैडम इनको रोक दीजिए। विपनेश जी जी रोक दिया, बोलिए। एम्स के जो नार्म है उसमें 42 विभाग होना चाहिए, अभी सिर्फ 20 विभाग उसमें बनाए जा चुके हैं केवल। और वहां एम्प्लॉय भर्ती नहीं हुए, ऑपरेटर्स नहीं है, वहां पे जो अप्रूवल होना चाहिए जो एमसीआई का वो बराबर नहीं हुआ, और जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, यही गोरखपुर है। इसी गोरखपुर में माननीय मोदी जी जब पहली बार आए थे, उन्होंने कहा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल विश्वविद्यालय बना देंगे। उन्होंने कहा था कि साहब यहां पर मैं गीडा में फूड पार्क बनाऊंगा, कुछ नहीं हुआ। यहां कहा था आयुष मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यही समाजवादी पार्टी है, इसने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 24 वेंटिलेटर दिया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप समझिए, जो इंसेफ्लाइटिस और डेंगू एक बहुत बड़ी बीमारी है पूर्वांचल की, उस इंसेफ्लाइटिस के लिए 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया। आप देखिए ना इस बात को। और नौका विहार, जहां पर मुख्यमंत्री महोदय जी का कार्य आती हूं आपके पास, वहां पर इन्होंने कहा था उसे डेवलप करेंगे, उसको समाजवादी पार्टी ने डेवलप किया। इन्होंने कहा था स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और तमाम बड़े बड़े लुभावने वादे किए। विकास वर्सेस विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आ रही हूं आपके पास, इसमें जाति का भी तड़का है, गठबंधन का भी तड़का है। संदीप चौधरी जी, यही सवाल मेरा आपसे है, आपको लग रहा है इस बार कि जो जाटलैंड है उसका वोट आपके पक्ष में पूरा आ जाएगा?
देखिए विपनेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीजेपी नेता या बीजेपी विकास की बात करती है तो उसको 2 लाइनों में कहना चाहता हूं कि दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, लिबास तो उजाले हैं, कहनों में अंधेरे हैं। आप तो देखिए 2014 से देश में विकास कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सी इंडस्ट्री आई पूरी दुनिया में, ये घूम के आ गए। आप मुझे बताइए 100 स्मार्ट सिटी बसाने की बात की थी, कौन सा 100 स्मार्ट सिटी बसा? आप मुझे बताइए किसानों की आय 2 गुना हो गई क्या? आप बताइए पश्चिम उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट कहते हैं, कोई चीनी मिल लग गया क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, ये केवल नफरत की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, मंदिर मस्जिद की राजनीति करेंगे। आप देखिए अब एक चुनाव सर पे आ गया तो ये कभी अयोध्या की बात करते हैं, कभी मथुरा की बात करते हैं, कभी काशी की बात करते हैं। तो ये लोग नफरत सकते हैं, नफरत बेच सकते हैं और नफरत के नाम पर राजनीति कर सकते हैं। डेवलपमेंट कहीं भी इनका मुद्दा नहीं है। और जैसे ये कह रहे हैं कि कैसे हुआ और कैसे ये लोग जीते, मैं आपको बता दूं जीत का जो आधार है, इसका आधार ये अभी तक ने इनका झूठ नहीं देखा था, अब जनता इनका झूठ देख चुकी है। हर बात में उन्होंने झूठ बोला है। किसानों की आय 2 गुना नहीं हुई, ये झूठ इन्होंने बोला। काला धन आएगा ये बोला। इन्होंने बोला कि 100 स्मार्ट सिटी की जनता वो भी देख चुकी है। जनता वो भी देख चुकी है जो बेरोजगार घूम रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे क्या। और मैं राजीव जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, पत्रकार। ठीक है संदीप जी, आपने राजीव जी का जिक्र किया, ब्रेक के बाद उनके पास लिए चलेंगे, चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।